हम समझने वाले हैं, हिंदी वाले बच्चे दोबारा लिख लेंगे। हवाई जहाज का उठना, आंधी तूफानों में मकान की छतों का उड़ जाना, चलती हुई ट्रेन का अपनी तरफ को खींचना, बॉल का स्विंग करना और स्प्रे, ये कुछ चीजें हैं जिन्हें बर्नौली की थ्योरम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बर्नौली थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक काम भी करता हूं। एक ये कुछ पेज ले लेते हैं हम, देखो अच्छा, अगर मैं अभी आपसे एक चीज पूछूं कि भाई ये बताओ, ये मैंने एक टुकड़ा लिया पेपर का, ये नीचे की तरफ को क्यों गिर रहा है? तो आप बता दोगे सर ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है। अब देखना, अगर मैं इसके ऊपर फूंक मारना शुरू कर दूं, अब ध्यान देना, तो आपने देखा कि ये पन्ना जो है ना, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये पेज अब सीधा हो रहा है, दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ उठने लगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं बहुत तेज इसके ऊपर जब हवाई चला रहा हूं, ये जो पेज है, जब इसके ऊपर बहुत तेज हवाई चलाई जाती है तो ये पेज उठने लगता है, ये सीधा होने लगता है। इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है, इसके बारे में बताया बर्नौली साहब ने। तो बर्नौली ने हमारे से कहा कि अगर कहीं पर हवाएं बहुत तेज चल रही हो, हवा या कोई भी मतलब कि कोई भी लिक्विड हो, यानी कोई फ्लूइड में मैंने क्या कहा था, फ्लूइड में क्या आते हैं, लिक्विड भी आते हैं और गैस भी आते हैं, द्रव में तरल भी आते हैं और गैस भी। तो हमें बर्नौली साहब ने कहा कि अगर कहीं पर फ्लूइड बहुत ही स्पीड से भाग रहा हो, यानी कि कोई लिक्विड या कोई गैस बहुत ही तेज भाग रही हो, तो तेज भागती हुई जो हवाएं हैं, तेज भागता हुआ जो फ्लूइड है, वो एक लो प्रेशर क्रिएट करता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब मैं यहाँ पे बहुत तेज फूंक मार रहा हूँ ऐसे करके, तो यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चल रही है, तो भागती हुई हवाएं जो है ना वो लो प्रेशर क्रिएट करेंगी। तो यानी कि इस पेज के ऊपर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन नीचे की हवाएं तो शांत है, तो शांत हवाएं ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती हैं। अब पेज के नीचे ज्यादा प्रेशर, ऊपर इसके लो प्रेशर, और आपको पता है कि हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को, तो पेज के नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, तो नीचे की जो हवाएं हैं वो हाई से लो की तरफ को भागना चाहेंगी, तो भागते समय क्या करेंगी, जो भाग रही होंगी तो इस पर टक्कर मार के से भी उठा देंगी। तो ये हमें बर्नौली ने बताया कि तेज चलता हुआ फ्लूइड, तेज भागती हवाएं, तेज चलता हुआ पानी एक लो प्रेशर को क्रिएट करता है, शांत हवाएं या शांत जो पानी है वो हाई प्रेशर क्रिएट करता है। इसलिए आपने एक चीज सुनी होगी, कई बार वो न्यूज में बोलते हैं ना, जब वो मौसम की जानकारी देते हैं कि आज बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, एक कम दबाव का क्षेत्र पैदा हो गया, तूफान आने की संभावना है। तो जिस क्षेत्र में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा कि आसपास की हवाएं उस लो प्रेशर को भरने के लिए वहां उधर भागने लगेंगी, तो उस एरिया में चारों तरफ से हवाएं आएंगी, तो आपस में घूम कर क्या करेंगे, तूफान चक्रवात जो भी होगा वो लेके आ जाएंगी। तो जहां पर भी हवाएं तेज चल रही हो लो प्रेशर क्रिएट होगा। या पेपर में आपसे कह दे कि एक पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर पानी की स्पीड सबसे ज्यादा है वहां प्रेशर क्या होगा, सबसे कम, क्योंकि फास्ट मूविंग जो फ्लूइड होते हैं, हवाएं हो चाहे फास्ट मूविंग में क्या होता है, आपको कोई लिक्विड हो, वो लो प्रेशर को क्रिएट करता है। तो बर्नौली साहब ने हमारे से क्या कहा, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है, यानी कि द्रव की जो चाल है, अगर वो बहुत ज्यादा है तो एक लो प्रेशर को क्रिएट करेगा, वो लो प्रेशर क्रिएट करता है, कम दाब का क्षेत्र, कम दाब उत्पन्न करता है। और स्पीड ऑफ फ्लूइड द्रव की चाल कम हो, द्रव स्लो चल रहा हो, स्पीड कम हो उसकी, तो हाई प्रेशर क्रिएट करता है, वो हाई प्रेशर उच्च दाब को क्रिएट करेगा। ठीक, अब इसका हम कुछ इस वाली स्टेटमेंट्स को हेल्प से, एक सेकंड, इस वाली स्टेटमेंट की हेल्प से अब हम दो चार एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे काम का भी है कि हमें प्लेटफॉर्म पर, मेट्रो प्लेटफॉर्म पर या रेलवे स्टेशन पर बहुत ही ज्यादा चिपक कर नहीं खड़ा होना चाहिए ट्रेन आने वाली हो। देखो उसकी वजह क्या है, आप एक ही सोचो, आप यहां पर खड़े हैं, आपके सामने से ट्रेन गुजरी, जब ट्रेन जाएगी ना आपके सामने से, तो जो आपके आसपास बचे चारों तरफ का भी हवा है, मैं नॉर्मल खड़ा हूं, ट्रेन वालों दूर दूर तक नहीं है, मेरे इधर 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 चारों तरफ जो हवाएं हैं उन सबकी लगभग स्पीड एक जैसी है, तो बड़े आराम से खड़ा हूं। लेकिन जैसे कोई ट्रेन चल के आएगी तो मेरे आगे वाली जो हवाएं हैं उन सारी हवाओं को खींच के अपने साथ ले जाएगी, उनके ऊपर पुश करेगी वो, तो ट्रेन क्या करेगी, मेरे आगे की हवा को खींच के ले जाएगी। तो जब ट्रेन आती है तो आपने देखा होगा कि हवाएं बहुत ही स्पीड से आपके आगे से निकल जाएंगी, तो नहीं मेरी बॉडी के सामने जो हवाएं हैं वो बहुत ही स्पीड से निकलेंगी। तो फास्ट चलती हवाएं तो लो प्रेशर क्रिएट करती हैं, तो मेरे आगे का लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे आगे का लो प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन जो पीछे हवाएं हैं वो तो बिल्कुल शांत है, पीछे की जो हवाएं हैं वो तो बिल्कुल ही शांत है। तो जो अगर हवाएं शांत होंगी तो हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं। अब मैं नॉर्मली ऐसे खड़ा था, मेरे आगे से ट्रेन गुजरी, तो आगे की हवाएं बहुत तेज चलने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो गया, पीछे हवाएं शांत है, हाई प्रेशर है, तो हवाएं भागती हैं हाई से लो की तरफ को, तो मेरे कमर के पीछे जो हवाएं हैं उन्हें तो इस जगह को भरना है, तो जैसे वो आगे भागेंगी तो मेरी बॉडी में भी टकराएंगी, मैं खड़े खड़े क्या होगा, जैसे हवाएं आगे भागना चाह रही है तो वो हवाएं जब मेरी कमर को पुश करेंगी तो मैं ऐसे टकरा सकता हूं। तो अगर कोई ट्रेन आपके
आपके आगे से गुजरती है तो आपके आगे लो प्रेशर क्रिएट होता है, पीछे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, पीछे की हवाएं आगे भागना चाहती हैं, तो इस दौरान वो आपके शरीर को भी धकेल देती है आगे, इसलिए चलती हुई ट्रेन में आपको मुंह लग सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप हमेशा प्लेटफॉर्म पर, मान लो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के थोड़ा पीछे खड़े हो, 2-3 कदम। मेट्रो स्टेशन पे तो आपने देखा होगा एक येलो लाइन होती है, एक पीली पट्टी होती है, और मेट्रो पर लिखा भी होता है कि आप कृपया येलो लाइन से पीछे खड़े हो, पीली पट्टी से पीछे खड़े हो, ठीक है। तो येलो लाइन से अगर आपको पीछे खड़ा होना है, पीली पट्टी से पीछे क्यों खड़ा होने के लिए कह रहे हो, ताकि यहाँ पे मेट्रो आएगी, आप यहाँ पर खड़े हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो आप नॉर्मली खड़े हो सकते हैं। हल्का फुल्का आपका शरीर आगे पीछे को भी होगा तो आप तो काफी डिस्टेंस बना के खड़े हैं, तो इजिली आप रहेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया बच्चे किसका, ट्रेन का अट्रैक्शन। एक हम देखते हैं कि आंधियों में मकान की छतें क्यों उड़ जाती हैं, आंधियों में मकान की छतें क्यों उड़ जाती हैं। देखो ये बच्चे मान लो कि कोई मकान है जिसका कि, हाँ जब बच्चा कह रहा है कि जब बाइक चलाते टाइम ट्रक आती है तो भी हवा लगती है, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा। ऐसा आप कोई बाइक चला रहे हो ना तो बहुत ही तेज चलते हो, ट्रक के बिल्कुल नजदीक से नहीं गुजरना चाहिए, बहुत सारे एक्सीडेंट इस वजह से भी हो जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई ट्रक बहुत ही स्पीड से जा रहा है और आप उसके बगल से जा रहे हो, तो जहाँ पे जैसे ट्रक चल रहा है ना तो आसपास हवाएं तेज भाग रही है, जैसे ट्रक भाग रहा होगा तो उसके बगल से जो हवाएं निकलती है ना, तो हवाएं क्या करती है, बहुत ही स्पीड से मूव कर रही है, बहुत ही स्पीड से, ठीक है। तो बहुत ही स्पीड से मूव करेंगे तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब बिल्कुल जस्ट बगल से बाइक लेके जा रहे हैं तो इधर वाली जो हवाएं हैं वो इस ट्रक के नजदीक आना चाह रही हैं लो प्रेशर की तरफ, तो स्लिपिंग हो सकती है। तो इस स्लिपिंग से बचने के लिए आप क्या करो कभी भी, तो एक तो मुझे लगता है कि बाइक जितने भी चलाते हैं ना, एक तो होता है बुद्धिहीन है, ज्यादा 95% लोग बुद्धिहीन है बाइक चलाने वाले। इन्हें पता नहीं क्या इनके दिमाग में कीड़ा से रहता है, इन्हें कहीं भी जरा से भी जगह दिखेगी उसके टायर इधर को गाड़ी के आगे से निकाल देंगे, ट्रक के आगे से निकाल देंगे, इधर से निकाल देंगे। और भारत में जितने एक्सीडेंट होते हैं सबसे ज्यादा मरने वाले बाइक वाले होते हैं, क्योंकि इन्हें आधों को तो पता ही नहीं ना लगता कि कहीं जगह दिखे तो वहीं घुसा दो। भैया अगर आप बाइक चला रहे हो तो बाइक का मतलब सबसे पहली बात तो है कि उसका मतलब हाईवे पे चलाना नहीं है। जितने भी टू व्हीलर होते हैं ना, ये इनका मतलब होता है कि आपके आसपास भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आपको सब्जी लेने जाना है, आपको गली मोहल्ले से कहीं आसपास जाना है, गांव से शहर तक आना है, तो 20-30 किलोमीटर के लिए है। एक आधे लोग कैसे हैं, मैं देखता हूँ कई बार घर जाता हूँ अपने, उसने अपनी बीवी को बैठा रखा पीछे, एक बच्चा उसने गोद में ले रखा है, एक वो खुद बैठा है, एक बच्चा बीच में बैठा रखा है, हाईवे पे जा रहे हैं 150 किलोमीटर बाइक से ही। बाइक इतने लंबे डिस्टेंस के लिए है ही नहीं। बाइक को आप हमेशा कोशिश करो कि 15-20-25 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस के लिए यूज ना करो। और वो भी कैसे कि जैसे मैंने कहा कि आपको गांव से मान लो कि शहर तक आना है, आसपास गली मोहल्ले तक जाना, भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां वहां तक के लिए ठीक है, यानी कि अपना जा रहे हैं 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर, एक बैग टांग लेते हैं पीछे रक्षाबंधन वाले दिन, इतना बड़ा बैग टांग लेंगे पीछे, इधर बीबी बैठ जाएगी जो अच्छी खासी मोटी सी होगी, उसके इधर छोटा सा बच्चा होगा, एक बीच में होगा, एक भाई साहब वो खुद ऐसे चला रहे होंगे वो, और उन्हें जहां भी जगह मिल रही होगी, गाड़ी आ रहा हो, ट्रक आ रहा हो, उन्हें लगता है कि भैया कहीं भी चले जाओ। तो इनसे बचा करो थोड़ा, आपकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है 50 रुपए के पेट्रोल से, या किसी बस से जा रहे हैं, किसी और चीज से जा रहे हैं बाकी। लेकिन लोग नहीं मानते, वो उन्हें लगता है कि ठीक है आज तक चल रहा है। और जितने भी बाइक चलाने वाले हैं, आप एक चीज देखना, अगर वो कोई बाइक 10-12-15 साल से चला रहा है तो 80-85% लोग ऐसे जिनका कभी ना कभी एक्सीडेंट हुआ है, किसी का बाइक से कभी स्लिप हो गया, किसी का पैर टूट गया, किसी कुछ हो गया, किसी कुछ हो गया। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज है। ये भीड़ भाड़ में चला रहे हो, गांव गली मोहल्ले में चला रहे हो, तो वहां पे एक ही अगर बाइक गिर भी गई तो स्पीड कम है तो उतनी चोट नहीं लगेगी। ये हाईवे पे नहीं है, क्योंकि हाईवे पे क्या होता है, कई बार मान लो फॉर्च्यूनर गाड़ी आ रही है बहुत ही स्पीड से, वो जा रही है 120-130 से, और अब ठीक उसके आपके बगल से निकल गई वो, तो वो वहां पर आपके बाइक का बैलेंस खराब हो सकता है। या तो फिर आपके पास हैवी सी बाइक हो, जैसे कि कोई बुलेट है, तो वो फिर भी ठीक है, ले लेंगे, खत्म सी ले लेंगे, अच्छा इसका बहुत बढ़िया माइलेज है जी भाई साहब, ये 1 लीटर में चलाती है 80 किलोमीटर। तो भारत में लोग गाड़ी और बाइक खरीदते हैं इस बात से नहीं कि वो सेफ्टी कितनी है उसकी। भारत में कोई बंदा गाड़ी खरीदते समय 4 व्हीलर भी ये चेक नहीं करता कि उसका कितना रेटिंग है, कोई नहीं करेगा। भाई साहब ये मारुति गाड़ी आ रही है 25 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, बस गाड़ी खरीद ली, उसका सिक्योरिटी क्या है, हल्का टक्कर लगती वो पूरी गाड़ी बोल जाएगी, कोई मतलब नहीं। यार लोगों को अपनी जान से ज्यादा कीमती क्या है कि उनका पेट्रोल खर्चा कम आना चाहिए, डीजल का कम आना चाहिए। यार ऐसी बात हम करेंगे तो बाकी लोग बोल नहीं ज्यादा ज्ञान मत दो, इसलिए छोड़ते हैं इसे, और बाकी आपकी खुद की समझ है, इतना खुद भी आना चाहिए आपको। अब देखो ये भाई मकान है किसी का, ये छप्पर का मकान है, मान लो टीन वीन की छत है, ठीक है। तो अब ये जो टीन की छत है, छप्पर वाला जो मकान है, ये आंधी में इसकी छत उड़ जाएगी। पता क्यों? देखो जब बच्चा तूफान आएगा तो इस छत के ऊपर हवाएं बहुत तेज चल रही होंगी। तूफान का मतलब है कि हवाओं की स्पीड बहुत ज्यादा होंगी। भाई हम तूफान कब कहते हैं? जब हवाएं बहुत तेज चल रही हो, आपको पेड़ पूरा हिलते हुए दिख रहा हो, कपड़े उड़ के छत पे रखे हुए, छत पे कोई ड्रम रखा है प्लास्टिक का, वो छत पे ऐसे बिखर रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर जा रहा है, ठीक है। तो छत के ऊपर हवाएं बहुत तेज चलती है स्पीड से, लेकिन बच्चे इस मकान के अंदर अंदर जो कमरा है उसमें तो हवाएं शांति हैं। तो यहाँ पे बच्चे स्पीड हवाओं की बहुत ज्यादा है, अगर हवाएं बहुत तेजी के साथ चल रही हैं तो यानी कि वो लो प्रेशर क्रिएट करेंगी, कम दबाव का क्षेत्र पैदा कर देंगी, लो प्रेशर। लेकिन कमरे के अंदर हवाएं शांत हैं, इनकी स्पीड कम है कमरे के अंदर, तो यहाँ पे जो हवाएं होंगी वो एक हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी। अब एक चीज सोचो कि अब जिस कमरे में बैठे हैं उसे समझो कि इस कमरे में बैठे हैं, मान लो कि उसकी छत जो है छप्पर की है,
छप्पर वाली होता है ना, घास फूस वाली, वो है। अब आप मान लो कि जिस कमरे में बैठे हैं, इसकी छत मान ली अपने छप्पर की, इसके ऊपर हवाएं चल रही है बहुत ही तेजी से, बहुत तेजी से हवाएं चल रही हैं। तो हवाएं तेज चलेंगी तो एक लो प्रेशर क्रिएट करेंगी, कम दबाव का क्षेत्र पैदा करेंगी। लेकिन कमरे के अंदर तो हवाएं शांत हैं, और कमरे के अंदर हवाएं शांत है तो हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी। तो कमरे के अंदर हाई प्रेशर और छत के ऊपर लो प्रेशर, तो अंदर वाली जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर की तरफ को भागना चाहेंगी। तो जब वो उधर भागना चाहेंगी तो क्या करेंगी, अपनी ताकत से छत को उड़ा देंगी। आपने कई बार फील किया होगा, अगर आप किसी तेज हवा में, आंधी तूफान वाले मौसम में, अगर आप एक ऐसे कमरे में फंस जाओ, एक ऐसे मकान में जिसमें टीन की छत हो, तो आप महसूस करना अगली बार वो टीन की छत ऐसे हो जाएगी, ढप 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 ढप। तो ढप ढप की आवाज क्यों आती रहती है टीन वाली छत से तूफान के मौसम में? टीन की छत है, ऊपर हवाएं चल रही है तेज तो लो प्रेशर, नीचे हवाएं शांत तो हाई प्रेशर, तो अंदर की हवाएं जो है वो लो प्रेशर की तरफ को जा रही हैं, तो अपनी ताकत लगातार मार रही है टीन की छत पे, शुरू करेगी ढप ढप ढप। इसलिए आपने देखा होगा कि जो टीन की छतें होते हैं ना, तो उन्हें चारों तरफ से तो लोग दबाई देते हैं ईंट से, लेकिन टीन की छत के ऊपर लोग कुछ भारी चीज भी डाल देते हैं। मान लो कि कोई भी भारी सा, कोई मान लो कि ईंट वीट है घर में बहुत सारी बची हुई एक्स्ट्रा, वो रख दी उसके ऊपर। कोई छोटा मोटा मान लो लकड़ी की कोई चीज है घर में, गेट वेट बचा हुआ है, जैसे मकान नया बनवाया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बच गई तो उसे टीन की छत के ऊपर डाल देंगे, ताकि वो टीन की छत जो है वजन से थोड़ी दबी रहे, तो अगर तूफान वगैरह भी आए तो टीन की छत उड़ के भाग ना जाए। तो आंधी तूफानों में जो मकान की जो छतें उड़ जाती हैं, उसके पीछे का यही रीजन है कि जब हवाएं तेज चलती है तो ऊपर लो प्रेशर और नीचे कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है, हवाएं शांत होने से हाई प्रेशर। और आप गलती से अपने एक खिड़की खुली छोड़ दी घर में, तो उस खिड़की से कमरे के अंदर हवाएं घुस जाएंगी। अब इन सबको भागना है लो प्रेशर की तरफ को, तो ज्यादा टक्कर मारेंगी छत पे, तो ये तुरंत छत उड़ जाएगी आपकी। तो आंधी तूफानों में, इसलिए जब तूफान आते हैं घर के सारे गेट वेट लोग बंद कर लेते हैं, तो भाई ये अंदर हवाएं घुस जाए और अपनी ताकत से छत को उड़ा कर न ले जाए। दूसरा, जो छत टीन की है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ वजन डला होगा, जब उसे बनवाया गया होगा तो चारों तरफ से उसे दबाया भी गया होगा ईंटों से, चिराई वाले मिस्त्री के द्वारा। तो इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार उड़ जाती हैं। दूसरा, जैसे बच्चे एरोप्लेन होता है ना, एक एरोप्लेन वाला एग्जांपल भी देख लो इसमें। जैसे एरोप्लेन अगर आप कभी ध्यान से देखें, देखो एरोप्लेन के बच्चे जैसे विंग्स जो होते हैं ना, पंख, वो सब ध्यान से देखना। एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं ना, ऊपर से थोड़े कर्व शेप में होते हैं, ऐसे ऐसे, और नीचे बिल्कुल फ्लैट शेप होता है, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट। तो जो एरोप्लेन है उसके जो बच्चे पंख हैं, वो थोड़े से अगर आप देखेंगे एयरफॉइल को, तो ऊपर से, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपको थोड़ा कर्व शेप में दिखेगा, नीचे वाला फ्लैट। तो मैंने नीचे वाले हिस्से को दिखाया इसे, उसे थोड़ा मैंने कर्व शेप में दिखाया है। तो इससे पता फायदा क्या होगा कि जब ये बच्चे प्लेन पूरी स्पीड से रनवे के ऊपर भागेगा तो इसके ऊपर हवाएं चलेंगी और उसके नीचे भी हवाएं चल रही हैं। अब सोचो, यहां से हवाओं ने एंट्री की, तो जो हवा यहाँ पे एंट्री कर रही है वो एक साथ यहाँ पर जाके मिल रही है, लेकिन जो हवाएं एरोप्लेन के ऊपर भाग रही हैं उन्हें लंबी दूरी तय करनी है और नीचे वाली को कम दूरी तय करनी है। तो जो हवाएं प्लेन के ऊपर भाग रही हैं, फिर उतने समय में उन्हें लंबी दूरी तय करनी है, तो उन्हें तेज भागना पड़ेगा। यानी कि जब एरोप्लेन रनवे के ऊपर भागता है पूरी स्पीड से, तो उस के ऊपर हवाएं बहुत ही स्पीड से भाग रही होती हैं। यानी प्लेन की शेप ऐसी बनाई जाती है कि उसके ऊपर से जो हवाएं पास हो वो बहुत ही स्पीड से निकले। तो ऊपर हवाएं बहुत ही तेज भागती हैं, प्लेन के स्पीड ज्यादा होगी तो हवाएं तेज भाग रही है तो लो प्रेशर क्रिएट करेंगी, और जो नीचे हवाएं चल रही हैं उनकी स्पीड कम होती है तो हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी। हाई क्या होगा, प्रेशर, लो प्रेशर ऊपर, कम दाब का क्षेत्र, और नीचे होगा हाई प्रेशर, उच्च दाब का क्षेत्र। आपको सोचो, जब ये प्लेन रनवे के ऊपर भाग रहा है तो उसके ऊपर एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, नीचे हाई प्रेशर, तो जो नीचे की हवाएं हैं उन्हें ऊपर भागना है तो टक्कर मारेंगी और इस प्लेन को उठाने में हेल्प करेंगी। तो जब कोई प्लेन रनवे के ऊपर चलता है, जो हवा में उठता है, तो कौन सा प्रिंसिपल हेल्प कर रहा होता है यहाँ पे, बर्नौलीज प्रिंसिपल, कि हम प्लेन की शेप ऐसी बनाए कि उसके ऊपर जो हवाएं चल रही हैं वो बहुत स्पीड से भागे कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाए, नीचे हाई प्रेशर हो और हवाएं हाई से लो की तरफ भागने के चक्कर में उस प्लेन को उठाने में हमारी हेल्प करें। तो इसे बर्नौलीज थ्योरम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इतना एग्जाम्पल काफी है इसके कि बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है, जहां पर हवाएं तेज चलेंगी वो लो प्रेशर क्रिएट करेगी, जहां पे हवाएं शांत होंगी वो हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी। और इसका एक एग्जांपल मैंने अभी आपको कागज वाला बताया ही था कि जैसे आप कोई पेपर लेते हैं तो वो पेपर ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा होता है, लेकिन जब आप उसके ऊपर फूंक मारते हैं, बिल्कुल सीधा हो गया ना ये, और तेज मारेंगे अगर आपके अंदर और ताकत है फूंक तेज मारने की तो बिल्कुल ही सीधा हो जाएगा ये। तो क्यों, क्योंकि ऊपर हवाएं तेज चल रही है, लो प्रेशर, नीचे हवाएं शांत है, हाई प्रेशर, तो नीचे की हवाएं टक्कर मारेंगी, से ऊपर उठा देंगी। ऐसे ही कमरे में होता है कि नीचे की हवाएं ऊपर जाना चाह रही है तो मकान की छतों को उड़ा देती है, ऐसे प्लेन के उठने में भी हेल्प होती है। ठीक है, बॉलर वाला बता दे, मधुकांत कह रहे हैं बॉलर वाला बता दो। फिर बॉलर वाले के लिए ना एक हमें कोई गोल सी चीज लेनी पड़ेगी तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। चलो भगवान जी के हाथ जोड़ के ही ले लेते हैं। देखो ये हमारे घर में कुजिया रखी है, ये चलो ये मान लेते हैं हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, अब ये बॉलर जो है, जो बॉल को स्विंग करता है तो उसमें बर्नौलीज थ्योरम कैसे हेल्प करती है। देखो देखो बिल्कुल जो बच्चे नहीं बॉल होते, बिल्कुल नहीं, जब पहली बॉल फेंक रहा होता है भुवनेश्वर कुमार, 19 ओवर की बात नहीं करेंगे, भुवनेश्वर की पहले ओवर की बात करेंगे। अभी भुवनेश्वर कुमार के पास बिल्कुल नई बॉल है, तो नई बॉल में बच्चे क्या होगा, अगर वो हल्का सा जो बीच में होता है ना, वो जो लेदर होती है, जो सिलाई होती है, ठीक है, उसे बच्चे अगर वो थोड़ा सा फर्स्ट स्लिप की तरफ को रखेगा तो जो होगा, तो वो बॉल जाएगी फर्स्ट स्लिप की तरफ को। थोड़ा
शुरू में। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि बॉलर बॉलिंग कर रहा है और पिच से कोई खास मदद नहीं मिल रही, तो टीम में एक दो खिलाड़ी फिर क्या करने लगते हैं, एक आध ओवर के बाद ही वो एक आध बंदा क्या करेगा, अपना पसीना थूक वगैरह ना बॉल के एक हिस्से पे लगाना शुरू कर देगा, एक हिस्से की तरफ को, इधर को ऐसे करेगा और एक हिस्से को चमकाने लगेंगे। तो मान लो टीम ने डिसाइड कर लिया कि जिधर लिखा हुआ है ना कि वो भी जो बॉल का जो भी नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस तरफ क्या करेगा, वो उस तरफ पसीने लगाएंगे टीम के सारे प्लेयर एक तरफ, और बॉल को एक तरफ से चिकना बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल चिकना बनाने की, ठीक है। तो एक हिस्सा बिल्कुल बच्चा चिकना करेंगे पसीना लगा के, थूक लगा के, तो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, शाइनी साइड हो जाएगी वो, और एक हिस्से को बिल्कुल छोड़ देंगे तो वो बच्चा रफ साइड हो जाएगी, बिल्कुल खुदरी सी रफ, और एक तरफ वाली होगी बिल्कुल चिकनी, अलग ही चमक रही होगी। आपने कई बार देखा होगा ना कमेंटेटर को बात करते हुए कि बैट्समैन जो होता है ना वो देख रहा होता है कि साइनी साइड किस तरफ है, बॉल चिकनी किस तरफ से, देखो इसका फायदा क्या होगा। अब जैसे बच्चे मान लो, अब मैंने बोल ली, इसमें यहां देखना, ये जो बॉल है इसका बच्चा चिकना हिस्सा मान लो इस तरफ है, बिल्कुल चिकने वाला, और एक खुदरा हिस्सा मैंने रखा है अंदर की तरफ, चिकना रखा है बाहर की तरफ, स्लिप की तरफ। ये मान लो कि ये इधर चिकना हिस्सा है, रफ हिस्सा है। अब देखो जब भुवनेश्वर कुमार इस बॉल को हवा में छोड़ता है तो बॉल हवा के अंदर जा रही है, तो जो हवाएं इस चिकने हिस्से की तरफ से निकलेंगी वो तो सर आराम से निकल जाएंगी, लेकिन जो हवाएं रफ हिस्से की तरफ से गुजरेंगी तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे, उस रफ हिस्से में फंस कर टर्बुलेंट हो जाएंगी, ज्यादा तेजी से घूमेंगी। यानी जब बॉल चलती है हवा के अंदर तो जो हवाएं रफ हिस्से की तरफ चलेंगी, खुदरे हिस्से की तरफ चलेंगी, वो उसमें टकरा के हिलत जाएंगी, रफ हिस्सा है, खुदरा हिस्सा है, तो वहां पे हवाएं चलती है तेज, तो बॉल हवा में चल रही है तो खुदरे हिस्से की तरफ तो हवाएं तेज चल रही है, चिकने हिस्से की तरफ को आराम से निकल रही हैं। और आपको पता है कि जिस तरफ हवाओं की स्पीड ज्यादा होती है, जिस तरफ हवाएं तेज चलती हैं, तो हमें पता है कि जहां पर हवाएं तेज चलती हैं, कोई भी फ्लूइड तेज चलता है वो कम दबाव को पैदा करता है, तो रफ हिस्से की तरफ एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, चिकने हिस्से की तरफ हवाएं कम स्पीड से निकलती है कंपैरेटिवली, तो चिकने हिस्से की तरफ स्पीड कम होगी तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यानी जब बॉल हवा में चल रही है तो रफ हिस्से की तरफ तो लो प्रेशर, और हाई हिस्से की तरफ को सॉरी जो रफ हिस्सा है उसकी तरफ को तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, कम दबाव का क्षेत्र, और जो चिकना हिस्सा है उधर को हाई प्रेशर, तो हवाएं जाती है हाई से लो की तरफ को, तो इधर वाली हवाएं टक्कर मारेंगी और बॉल क्या हो जाएगी, इन स्विंग। तो जब भी बैट्समैन खेलता है तो वो देखता है कि अगर चिकना हिस्सा बाहर की तरफ है तो बॉल अंदर आएगी, तो नई बॉल जो होती है रफ हिस्से की तरफ को भागती है, क्योंकि रफ हिस्से की तरफ क्या है, हवाएं तेज चल रही है, हवाएं तेज चल रही है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, और हवाएं हाई से लो की तरफ को जाती है तो बॉल खुदरे वाले हिस्से की तरफ को, अंदर की तरफ को आ जाएगी। लेकिन बैट्समैन को दूर से रफ हिस्सा नहीं दिखता, उसे चिकना हिस्सा दिखता है, भाई शाइनी साइड तो लगी दिखाई देगी, तो क्या करता है वो, जब बैट्समैन खेल रहा होता है तो इस चीज को देख लेता है कि चिकना हिस्सा बाहर की तरफ है, यानी कि बॉल अंदर आएगी, तो पहले से वो इन स्विंग को हिस्सा दिमाग में रखकर खेलता है वो, ठीक है। दूसरी चीज, अब मान लो कि उसे करानी बचे आउट स्विंग, तो वो क्या करेगा, चिकना हिस्सा अंदर की तरफ करेगा, रफ करेगा बाहर की तरफ को। जब बॉल हवा में चलेगी, रफ हिस्से की तरफ हवाएं तेज चलती हैं तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, चिकने हिस्से की तरफ को हवाएं शांत चलती है, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, हवाएं चलती है हाई से लो की तरफ को, अब बॉल आउट स्विंग हो जाएगी। तो बस बैट्समैन देख रहा होता है चिकना हिस्सा अंदर तो बॉल बाहर जाएगी, आउट स्विंग। कई बार नहीं होता, आपने देखा होगा कि जैसे बॉलर ने बॉल टप्पा ही खिलाया तो बैट्समैन ऐसा कर देता है टेस्ट मैच में, तो जैसे उसने, क्योंकि वो लाल जो बॉल होती है अलग ही दिखती है, उसमें चिकना हिस्सा अंदर है, उसे पता कि बॉल बाहर जाएगी तो आउट स्विंग के हिसाब से खेलेगा। अब उसने देखा कि इस बार जो है चिकना हिस्सा बाहर है तो बॉल अंदर आएगी, चिकना हिस्सा से उल्टे तरफ जाती है नई बॉल, तो चिकना हिस्सा बाहर है तो इन स्विंग के हिसाब से खेल रहा होगा वो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसके अलावा, नंदी तुम्हारा दिमाग तो लग रहा है कुछ हिल गया है, एक लाइन जब से पहली स्लाइड ये कर दो वो कर दो, तभी के तभी लिखा करो कौन सी है पहली स्लाइड, क्या बता